दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021। मेरा नाम है विनीत सागर। 5 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1। Recently, Delhi government announced that it is to set up a Tamil academy to protect the Tamil language and culture. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन पर आता है। तो दोस्तों, तमिल लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। साउथ इंडिया में तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल लैंग्वेज, और तमिल लिटरेचर हैज एक्सिस्टेड ओवर 10,000 ईयर्स। तो सोचो दोस्तों, 10,000 ईयर्स से तमिल लिटरेचर एक्सिस्टिंग है। और अद्भुत की बात यह है कि तमिल लैंग्वेज जो है 10,000 ईयर्स से पुराना है और अभी भी बोली जाती है। एर्लिएस्ट एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स फाउंड डेट फ्रॉम अराउंड द 3rd century BCE, राइट। 3rd century BCE से इसका रिकॉर्ड्स मिला है। एर्लिएस्ट पीरियड ऑफ तमिल लिटरेचर को बोलते हैं दोस्तों संगम लिटरेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इट इज डेटेड फ्रॉम 300 BCE टू 300 CE। जब मैं CE बोल रहा हूँ दोस्तों, क्रिश्चियन एरा, ठीक है, क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियन एरा को आप AD भी बोल सकते हैं। अन्ना डोमिनी इसका फुल फॉर्म है, नहीं तो आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ मतलब क्राइस्ट का डेथ के बाद। तो BC AD का डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इंस्क्रिप्शंस इन तमिल लैंग्वेज फ्रॉम 1st century BC एंड 2nd century CE हैव बीन डिस्कवर्ड इन इजिप्ट एंड थाईलैंड। देखो, इजिप्ट एंड थाईलैंड में भी तमिल इंस्क्रिप्शंस मिला है। और कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है दोस्तों तमिल के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है, मोर देन 55% ऑफ द एपिग्राफिकल इंस्क्रिप्शन, दैट इज अबाउट 55,000 फाउंड इन इंडिया बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सकवेशन के थ्रू जितने भी एपिग्राफिकल मतलब जो स्टोन में लिखते हैं, पत्थर में जो लिखा हुआ इंस्क्रिप्शंस मिला है ना, वो आधा से ज़्यादा तमिल लैंग्वेज में मिला है। According to a 2001 survey, there were 1,863 newspapers published in Tamil. Epigraphic attestation of Tamil begins with rock inscription from 3rd century BC, ऐसा मैंने आपको बता दिया। Written in Tamil ब्रह्मी, देखो ब्रह्मी स्क्रिप्ट से अडाप्ट हुआ एक तमिल और ब्रह्मी का एक मिला हुआ एक लैंग्वेज है तमिल ब्रह्मी, ठीक है। एक स्क्रिप्ट भी है तमिल ब्रह्मी करके, ये सब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। एर्लिएस्ट एक्सटेंट ग्रामेटिकल ट्रीटीज मतलब स्टोरी बोल सकते हो आप, ठीक है, लिटरेचर स्टोरी इस तोलकापियम, ये बीच में है तोलकापियम, ए वर्क ऑन पोएटिक्स एंड ग्रामर। तो दोस्तों, एक एंशिएंट तमिल लिटरेचर है तोलकापियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तोलकापियम आपने पढ़ा भी होगा, वो इट्स ए वर्क ऑन पोएटिक्स एंड ग्रामर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पोएटिक्स एंड ग्रामर में एक वर्क है तोलकापियम। अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं वापस। इतने सारे स्टेटमेंट्स हमने पढ़ा। तमिल वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी क्लासिफाइड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिलने वाला सबसे पहला लैंग्वेज इंडिया में तमिल था। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए और कितने लैंग्वेजेस को क्लासिकल स्टेटस मिला है। मोर देन 55% ऑफ द एपिग्राफिकल इंस्क्रिप्शन फाउंड बाई ASI आर इन तमिल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। Earliest extant grammatical treatise Tolkapium is a work on medieval religious warfare and civil laws। ये गलत है दोस्तों, मैंने बोला था ये पोएट्री के ऊपर है, ठीक है, पोएट्री है बेसिकली ये तोलकापियम जो है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2। Recently, Vietnam started to buy food grains, especially rice from India, due to its attractive prices. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन B 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत नजर आ रहा है दोस्तों। स्टेटमेंट 1 तो पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल गलत है दोस्तों। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, राइस नहीं है, राइट। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस। तो दोस्तों, चाइना के जो राइस एक्सपोर्टिंग स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्वेश्चन आया था 2019 प्रीलिम्स में, राइट। चाइना एक्सपोर्टर या प्रोड्यूसर, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, मुझे भी हुआ था। तो दोस्तों, सेकेंड स्टेटमेंट क्या था? According to Food and Agriculture Organization of the United Nations, 90% of rice is grown and consumed in Asia। दोस्तों, रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, उसमें ये क्लियर लिखा हुआ था कि 90% ऑफ राइस जो है कंज्यूम करते हैं एशियन नेशंस, ठीक है। तो एशिया में दोस्तों देखो, चाइना और इंडिया तो आ ही रहा है, सबसे बड़ा नेशन है। तो वैसे साउथ एशियन नेशंस में देखा जाओगे, मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में एक स्टेपल फूड की तरह है राइस। इंडिया में भी राइस खाने वाला की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो 90% ये जो लिखा है ना, बिल्कुल सही है।
द earliest साउथ एशियन एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन हैज बीन फाउंड इन लेटर हैरपन स्टेट्स। ये भी रिसेंटली एक आर्टिकल में आया था दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो लेटर हैरपन पीरियड में लोथल एंड रंगपुर में राइस एविडेंस, राइस कल्टिवेशन का एविडेंस मिला था। सब्सिक्वेंटली वीट का, कॉटन का, फ्लैक्स का, लेंटिल्स का, ये सब कल्टिवेशन का एविडेंसेस मिला था। एर्लिएस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड राइस आर प्रोबेबली दोस फ्रॉम द लोअर यांगजे रिवर वैली ऑफ साउथर्न चाइना। तो सबसे पुराना रिकॉर्ड जो है चाइना में 6000 BC में था, वो है लोअर यांगजे रिवर वैली में, राइट। तो हमें हमारा आंसर तो मिल गया वैसे 2 and 3 ओनली। वैसे दोस्तों मैं एक बात बता दूं, राइस एक्सपोर्टिंग स्टैटिस्टिक्स या राइस के बारे में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको डाटा मिल जाए, कोई भी आर्टिकल मिल जाए ना, उसके मेन पॉइंट्स जो है आप नोट्स बना के रखिएगा। वैसे वो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये मुझे दोनों एक आर्टिकल से मिला हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन में डाला है। तो कहीं भी चाहे वो इंडिया टुडे में हो, द वीक में हो, कोई भी आर्टिकल मिला ना इस तरह की एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस बनाते हैं वही लोग ऐसे आर्टिकल्स ढूंढ के प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकालते हैं, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू बर्ड फ्लू विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो दोस्तों बर्ड फ्लू आजकल चल रहा है। राजस्थान में रिपोर्ट हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, और केरला में 2 डिस्ट्रिक्ट में, कोट्टयम एंड आलप्पुर डिस्ट्रिक्ट में भी बर्ड फ्लू रिपोर्ट हुआ है। केरला में तो बुरा हाल है दोस्तों, जहाँ डक फार्मिंग होता है, बत्तख का फार्मिंग होता है, उधर बहुत सारे डक्स रहते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से करीब 12,000 डक्स ऑलरेडी मर चुके हैं। तो दोस्तों बर्ड फ्लू जो है एक मेजर कंसर्न है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। इसको एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं दोस्तों। एवियन का मतलब होता है बर्ड, इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है फ्लू। इट इज रिपोर्टेड दैट वायरसेस ऑकर नेचुरली अमंग द वाइल्ड एक्वाटिक बर्ड्स। तो ये वाइल्ड एक्वाटिक बर्ड्स में सबसे ज़्यादा दिखते हैं। पर ये जब एक्वाटिक बर्ड्स या माइग्रेटरी बर्ड्स जो होता है, जो पानी में मैक्सिमम टाइम रहता है, ये जब माइग्रेट करते हैं ना दोस्तों, ये क्या करते हैं, हवा में ही एक्सक्रीट करते हैं। जब इसकी जो एक्सक्रीटा है वो नीचे आके गिरता है, कोई और जो नीचे बत्तख हो गया, मुर्गी हो गया, ये सबको पकड़ता है। एक को पकड़ लिया फिर मैक्सिमम को स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंटेजियस डिजीज है, कंटेजियस वायरस है। द डिजीज इज अ वायरल एंड कंटेजियस डिजीज एंड कैन स्प्रेड फ्रॉम वन बर्ड टू अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बर्ड टू बर्ड होता है और बर्ड टू एनिमल भी होता है, राइट। इसकी जो स्प्रेडिंग है, मेन स्ट्रेन्स ऑफ वायरस कौन कौन सा है, H5N1 एंड H7N9। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बट इट इज ए रेयर केस। दोस्तों ह्यूमंस को ये वायरस ट्रांसमिट होना ही रेयर केस है, पर अगर ट्रांसमिट हुआ, ऐसा केसेस रिपोर्ट हुआ है और बहुत सारे का डेथ भी हुआ है पुराने सालों में। अब देखो, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बट दिस इज अ रेयर केस। पर्सन टू पर्सन मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एक बहुत ही रेयर केस है, पर ये भी हो सकता है। It is reported that from 2003 to 2019, WHO confirmed a total of 861 human cases of H5N1 worldwide, or of which 455 deaths were recorded। तो इसकी मोर्टालिटी रेट भी 1/6 थे दोस्तों, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीट इज द सोर्स दैट डिस्ट्रॉयज द एवियन वायरस। तो एवियन वायरस जो है इसको डिस्ट्रॉय करता है हीट। तो एक क्वेश्चन उठता है, अगर बर्ड फ्लू हो गया कोई बत्तख को या मुर्गी को, इसको खाने से, जो नॉनवेज खाता है वो खाने से इसको वायरस पकड़ेगा? दोस्तों अगर पका के खाओगे ना, बिल्कुल नहीं पकड़ेगा, क्योंकि अगर आप ठीक से पकाओगे खाने को तो ये वायरस जो है मर जाएगा, ये हीट को सस्टेन नहीं कर पाता है। इट इज टू बी नोटेड दैट एग्स एंड चिकन शुड बी वेल कुक्ड, ठीक है। वेल कुक्ड फूड से ये कभी ट्रांसफर नहीं होगा वायरस जो है। इन इंडिया नो केस ऑफ बर्ड फ्लू इन ह्यूमंस हैज बीन डिटेक्टेड सो फार अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। इंडिया में बर्ड फ्लू का केसेस ह्यूमंस में रिपोर्ट नहीं हुआ है, ओनली बर्ड्स एंड एनिमल्स में हुआ है। तो दोस्तों इसका कारण क्या होगा? क्योंकि इंडियंस जो है खाना पका के खाते हैं। नॉनवेज खाने वाले लोग जो है वो पका के प्रेशर कुकर में डाल के, हम वेट करते 2-3 सीटी का, इसके बाद मसाला पता नहीं क्या क्या डाल के बना देते हैं। तो हमें ये इंडियंस को ये वायरस पकड़ने का चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम पका के खाते हैं। वेर ब्रिटिश या यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिकन कंट्रीज में लोग जो है मीट को भी हाफ कुक्ड खाते हैं। अगर आपने कहीं देखा होगा, ये लोग ठीक से पकाते नहीं है खाने को, हाफ कुक्ड या हाफ बॉइल्ड रहता है, इसलिए उधर ह्यूमन केसेस रिपोर्ट हुआ था। ये तो मेरा हिसाब से ऐसे ही हो सकता है, मेरा एक अनुमान है ये। द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैज रिपोर्टेड 25 एपिसोड ऑफ H5N1 इन बर्ड फ्लू इन पोल्ट्री इन 15 स्टेट्स फ्रॉम 2006।
इट हैज़ ऑल्सो बीन डिक्टेटेड इन क्रॉस, तो क्रॉस में भी ये डिक्टेट हुआ था। तो बर्ड्स एनिमल्स में ज़्यादा डिक्टेट होता है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन पे आता है स्टेटमेंट नंबर 1, H5 N1 एंड H7 N9 आर द मोस्ट कॉमन स्ट्रेन्स, बिल्कुल सही है। कैन बी स्प्रेड फ्रॉम बर्ड टू अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, बिल्कुल सही है। वायरस इज सेंसिटिव टू हीट, डाइज इन कुकिंग टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। इन इंडिया नो केस ऑफ बर्ड फ्लू इन ह्यूमंस हैज बीन डिटेक्टेड सो फार, बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया इज अप्रोचिंग इट्स 2-year term on यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शॉर्टली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। तीसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों जो गलत है? इंडिया, दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ए 2-year term। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। 1951 से लेके 2012 तक कहीं बार इंडिया इलेक्ट हुआ है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो दोस्तों न्यूज़ आया था, काफ़ी पहले का न्यूज़ है ये। इंडिया वाज इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, पिछली साल ही इलेक्शन हुआ था 2021-22 के लिए, राइट। इंडिया को बहुत ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिला था बेसिकली इस इलेक्शन के लिए। प्रीवियसली कब हुआ है? 1551, 67-68, 72-73, 77-78, 84-85, 91-92, 2011, 2012। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8th टाइम है इंडिया का सिलेक्शन हो रहा है। ईच ईयर जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स आउट ऑफ ए टोटल 10। तो दोस्तों बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स रहता है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स रहता है, राइट। अब इसमें से 5 जो 10 नॉन परमानेंट में से 5 जो है हर साल रिप्लेस होता है, राइट। और जो 5 चुन के आता है वो 2 साल के लिए रहता है, राइट। इस तरह इंडिया का भी सिलेक्शन हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, अब देखो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं ना दोस्तों, ये रीजन वाइज या जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज में से 5 चुन के आता है, 5 ही आएगा, 5 से ज्यादा नहीं होगा। 1 फॉर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में से 1। 2 फॉर लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज, मतलब लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका कंट्रीज में से एक आएगा और कैरिबियन कंट्रीज से एक आएगा। दोस्तों कैरिबियन सी के बारे में मैंने मैप एनालिसिस किया था, काफी सारे कंट्रीज है, उसमें से भी एक आएगा। 2 फॉर वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज, तो हो गया ना 10। तो बेसिकली दोस्तों कैरिबियन कंट्रीज का भी रिजर्वेशन है। तो इसमें क्वेश्चन में आया है देयर इज ए सेपरेट रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर कैरिबियन स्टेट्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए कौन सा कैरिबियन स्टेट है इंडिया के साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट चुन के आया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 एंड अ फाइनल क्वेश्चन। द क्रेटर वाज फॉर्म्ड 52,000 years ago when a gigantic meteor crashed into Earth at an estimated speed of 90,000 km per hour. Over time, the jungle took over the deep depression and a perennial stream transformed the crater into a tranquil emerald green lake. About which lake in India the statement refers to? तो बेसिकली दोस्तों क्वेश्चन ये है 52,000 years ago एक बहुत बड़ा मीटियोर आके अर्थ पर गिरा और इधर एक डीप डिप्रेशन बन गया। जैसे टाइम बीता गया इधर एक स्ट्रीम बन गया और पानी भर गया। प्रेजेंटली इसका कलर ग्रीन है, एक ब्यूटीफुल ग्रीन लेक है। ये कौन सा लेक की बात कर रहा हूं मैं? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, लोनार लेक। तो दोस्तों जो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री मैंने अभी पढ़ा, एक मीटियोर से बना हुआ एक क्रेटर, वो क्रेटर में फिर पानी भर गया, ये लोनार लेक की बात है। तो दोस्तों लोनार लेक कहाँ है? लोनार लेक इज ऑल्सो नोन एज लोनार क्रेटर। क्रेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मीटियोर आके गिरा था, इसकी इम्पैक्ट से बना था ये। इज ए नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट, इंपॉर्टेंट है, सलाइन है, सोडा लेक बोलते हैं, लोकेटेड एट लोनार इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। तो बेसिकली लोनार लेक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। लोनार लेक वाज क्रिएटेड बाय ए मीटियोराइट कोलिशन, ये मैंने आपको बता दिया, कुछ डिटेल्स लिखा हूँ इधर। तो दोस्तों इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि लोनार लेक है, ये इसकी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री क्या है और ये महाराष्ट्र में है। जो भी ज्योग्राफी ऑप्शन लेता है उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। लोनार लेक हैज ए मीन डायमीटर ऑफ 1.2 किलोमीटर्स, ठीक है। तो डायमीटर अगर देखेगा तो इसके जो डायमीटर है ये 1.2 किलोमीटर है। About 137 meters below the crater rim. Meteor crater rim is about 1.8 kilometers in diameter.
लोना क्रेटर सिट्स इनसाइड द डेक्कन प्लेट्यू, तो बेसिकली डेक्कन प्लेट्यू में आता है दोस्तों, ठीक है। तो इतना डिटेल्स हमारे लिए सफिशिएंट है, हमें हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन ये लोना लेक। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। फोटो में आप जो देख रहे हो यह है लोना लेक, महाराष्ट्र में है। इसकी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री क्या है मैंने आपको बता दिया। 52,000 ईयर्स अगो इस तरह एक मीटियोर आके गिरा था, तब जाके क्रेटर बना था, फिर बाद में लेक बन गया। बहुत ही सुंदर लेक है, आप देख ही सकते हो। तो दोस्तों हमारे वीडियो इधर खत्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।